हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th के लेसन 7 वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्रावे ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, बिंदु स्राव और रस स्राव का अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक में हम लेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन क्या है। आप बच्चों जानते ही हो कि पादप जल अवशोषित करते हैं और किए गए अवशोषण का वो केवल 1% ही अपने कार्यकी कामों में लेते हैं, बाकी 99% जल जो है वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। तो वाष्प के रूप में उत्सर्जन वो वायवीय भागों द्वारा करते हैं, जैसे पत्ती, तना आदि। तो इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन जीवित पादपों के वायवीय भागों पत्ती, तना आदि से जल का वाष्पित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन जो है वायवीय भागों द्वारा होता है। वायवीय भाग जैसे कि पत्ती, तना आदि। तो पत्ती, तने में ऐसी कौन सी संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। इस आधार पर वाष्पोत्सर्जन को 3 प्रकारों में बांटा गया है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इनको समझने से पहले हम इनकी टर्म्स समझ लेते हैं। रंध्र क्या हैं? तो पत्ती में 2 सतह पाई जाती हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। और यदि इन रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के द्वारा पौधे जल को वाष्प के रूप में अत्यधिक बाहर निकालते हैं। लगभग 90 से 97% वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। उपत्वचीय या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है? तो उपत्वचा क्या होती है? बाह्य त्वचा के बाहर एक मोम जैसी परत पाई जाती है जो कि जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन कई बार पतली हो जाती है या टूट जाती है। तो उन दरारों में से जल जब वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि मुख्यतः मरुद्भिद पादपों में पाया जाता है। और इस तरह का वाष्पोत्सर्जन 3 से 10% होता है। तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब वातरंध्र क्या है? जो काष्ठीय स्तंभ हैं या कुछ फल की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। और जब इन वातरंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसके द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1% ही वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन मुख्य इम्पॉर्टेंट है ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को समझने से पहले हमें पत्ती और रंध्र की संरचना को समझना आवश्यक होगा। तो ये पत्ती की संरचना, आंतरिक संरचना दिखाई गई है। पत्ती में ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा पाई जाती है और इनमें रंध्र पाए जाते हैं। जो द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो वृक्काकार होती हैं और एक बीजपत्री पौधों में रंध्र डंबलाकार होते हैं। ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा के बीच में पर्ण मध्योतक पाया जाता है जो स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होता है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या है कि केवल जो एक बीजपत्री है उसमें एक ही ऊतक पाया जाता है, स्पंजी पैरेन्काइमा, जबकि द्विबीजपत्री पत्तियों में 2 तरह के ऊतक पाए जाते हैं, खंभूतक और स्पंजी ऊतक। और इनके मध्य में संवहन बंडल पाए जाते हैं और जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं संवहन बंडल में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इन रंध्रों की संख्या, इन रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर कि रंध्र निचली सतह पे उपस्थित है
या ऊपरी सतह पर उपस्थित हैं या दोनों सतह पर उपस्थित हैं। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? रंध्र की उपस्थिति के आधार पे पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं: अधोरंध्री पत्ती, उभयरंध्री पत्ती और अधिरंध्री पत्ती। इनके नाम में इनकी परिभाषा छिपी है। अधोरंध्री मीन्स अधो मीन्स नीचे। जब पत्ती की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो उसे अधोरंध्री पत्ती कहते हैं। और इस तरह की पत्ती एप्पल टाइप प्रकार की, सेब प्रकार की पत्ती कहलाती है, जैसे कि सेब, संतरा आदि में पाई जाती है। सेकंड, उभयरंध्री पत्ती। उभय मीन्स दोनों। जब ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पे रंध्र पाए जाते हैं तो वो पत्ती उभयरंध्री पत्ती कहलाती है। और इस पत्ती को जई प्रकार की पत्ती, ओट टाइप पत्ती कहते हैं और ये मक्का, जई आदि में पाई जाती है। थर्ड, अधिरंध्री पत्ती। अधि मीन्स ऊपरी। जब ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो इसे अधिरंध्री पत्ती कहते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाने का मतलब है कि ये पौधे कैसे होंगे? जल में पाए जाने वाले। चूँकि निचली सतह जल के संपर्क में है तो जल का कोई रंध्र का कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह के पादपों में ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और यह प्रकार वाटर लिली टाइप प्रकार कहलाता है। कुमुदनी प्रकार की पत्तियां कहलाती हैं, जैसे कि वाटर लिली और अन्य प्लावी पौधों में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रंध्र की संरचना क्या है। पत्ती की संरचना पढ़ ली। रंध्रों के आधार पे पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे रंध्र की संरचना क्या है। रंध्र 3 मुख्य संरचनाओं से मिलकर बना होता है: द्वार कोशिकाएं, रंध्रीय छिद्र और सहायक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं की जो आकृति है वो द्विबीजपत्री में ये सेम के आकार के द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक बीजपत्री में ये डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाएं जो है रंध्रीय छिद्र को घेरे रखती हैं। द्वार कोशिकाओं में वो सभी संरचनाएं पाई जाती हैं जो अन्य कोशिकाओं में पाई जाती हैं: क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिकाएं आदि। और इसके बाहर जो ये अन्य बाह्य त्वचा कोशिकाओं से भिन्न दिखाई देती हैं, अलग दिखाई देती हैं, इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाओं का एक मुख्य लक्षण है कि इसकी भीतरी भित्ति मोटी होती है और बाह्य भित्ति पतली होती है। इस कारण से रंध्र के खुलने और बंद होने में ये इसमें सहायता करती है। जैसे ही द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, जल अंदर आता है, तो ये जो है बाहरी भित्ति पतली होने के कारण बाहर की ओर खिंच जाती है और भीतरी भित्ति इस पर दबाव डालती है और ये छिद्र खुल जाते हैं। और रात्रि में जब द्वार कोशिकाएं शलत होती हैं तो जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। ये 2 डायग्राम दिखा रखे हैं, इसमें रंध्र खुला हुआ है, इसमें रंध्र बंद है। तो इस संरचना को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। द्वार कोशिकाएं, रंध्र 2 द्वार कोशिका 2 वृत्ताकार या डंबल आकार की कोशिकाओं से बना होता है। इनकी भीतरी भित्तियाँ जो रंध्रीय छिद्र की ओर होती हैं मोटी व बाहर की भित्तियाँ पतली होती हैं। इस कारण जब द्वार कोशिकाएं स्फीत दशा में होती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं और शलत या पिचकी होने पे रंध्र बंद हो जाते हैं। सेकंड, रंध्रीय छिद्र। द्वार कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाला छिद्र रंध्रीय छिद्र कहते हैं। और ये छिद्र कब दिखाई देता है? जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होती हैं। थर्ड, सहायक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर स्थित कोशिकाएं बाह्य त्वचा की अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। इन तीनों को मिला के नाम दिया जाता है रंध्र उपकरण। तो यदि पूछा जाए रंध्र उपकरण क्या है, तो द्वार कोशिकाएं, रंध्रीय छिद्र और सहायक कोशिकाएं तीनों से मिलकर रंध्र उपकरण का निर्माण होता है। आपकी पाठ्यपुस्तक में एक डाटा दिया गया है कि पत्तियों में रंध्रों की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर 100 से 60,000 तक होती है। तो रंध्रों का कार्य क्या हो गया? मेन जो है जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है?
रंध्र गति की क्रियाविधि। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। रंध्र गति से क्या समझोगे कि रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया रंध्र गति कहलाती है। इसके लिए 3 परिकल्पनाएं दी गई हैं। फर्स्ट है मांड शर्करा परिकल्पना, जिसे जेडी सायरे ने 1923 में दी। इनके अनुसार दिन में रंध्र खुलते हैं, तो रंध्र किस तरह से खुलते हैं, इनके द्वारा बताया गया कि पौधे जब श्वसन की क्रिया में O2 लेते हैं और CO2 को उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, CO2 और जल। तो CO2 बाहर निकलती है। अब CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने पर द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी हो जाती है और CO2 की कमी हो जाने से pH का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 की प्रकृति अम्लीय है और अम्लीय होने के कारण अम्लीय गुण कम हो गया तो pH का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। pH का मान बढ़ने के कारण फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और जो द्वार कोशिकाओं में उपस्थित अविलेय मंड को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विलय होता है और विलय होने के कारण द्वार कोशिकाओं का OP जो है वो बढ़ जाता है और OP बढ़ने से DPD का मान बढ़ जाता है। DPD का मान बढ़ गया मीन्स जल की मांग बढ़ गई और जल की मांग बढ़ गई तो अंतःपरासरण की क्रिया होगी और अंतःपरासरण की क्रिया होने के कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी। जब जल अंदर प्रवेश करेगा द्वार कोशिकाओं में तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी और आपको बताया है जब द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी तो रंध्र खुल जाएंगे। ये प्रक्रिया तो हुई दिन में। अब रंध्र बंद कैसे होते हैं, तो रात्रि में, रात में क्या होगा, अंधकार में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो CO2 उपयोग में नहीं आएगी तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 चूँकि अम्लीय है तो pH का मान कम हो जाएगा और pH का मान कम होने पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस फॉर्म में बदल जाएगा, मंड के फॉर्म में, जो कि अविलेय है और अविलेय होने के कारण द्वार कोशिकाओं का OP क्या हो जाएगा, कम और DPD कम हो जाएगा और DPD कम हो गया यानी जल की मांग कम हो गई और बाहर का OP क्या हो जाएगा, अधिक। तो जल अब द्वार कोशिकाओं से बाहर की कोशिकाओं में जाने लगेगा यानी बाह्य परासरण की क्रिया होगी। तो कुल मिला के अंतःपरासरण द्वारा जल अंदर आ रहा है DPD अधिक होने के कारण और बाह्य परासरण होने से द्वार कोशिकाएं से जल कहाँ चला गया, बाहर की कोशिकाओं में और द्वार कोशिकाएं क्या हो गई, शलत, और शलत होने से रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मांड शर्करा परिकल्पना है, लेकिन इसमें DPD का मान इतना अधिक नहीं होता दिन में कि अंतःपरासरण की क्रिया हो सके या रात्रि में DPD का मान इतना कम नहीं होता कि बाह्य परासरण की क्रिया हो सके। तो दूसरी परिकल्पना दी गई स्टीवर्ड ने दी, जिसे स्टीवर्ड की परिकल्पना। इसमें क्या होता है, वैसी ही है परिकल्पना लेकिन उसमें जहाँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना जो कि विलय था लेकिन वो इतना विलय नहीं है। इसके लिए इन्होंने बताया कि उच्च pH में जब pH का मान बढ़ जाता है तो स्टार्च का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में आगे की ओर विश्लेषण होता है। जो उसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना था वो आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज में बदल जाता है। चूँकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये जल में अधिक घुलनशील है और अधिक घुलनशील होने के कारण OP और DPD का मान और बढ़ जाने से अंतःपरासरण के कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। तो हमें केवल इतना याद रखना है कि दिन के समय जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है वो आगे
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज जल में अधिक विलय होते हैं, जिस कारण से ओपी और डीपीडी का मान और अधिक बढ़ जाता है, और अंतःपरासरण की क्रिया के कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र बंद कैसे होते हैं? इस परिकल्पना के अनुसार कि जब पीएच का मान कम हो जाता है, और पीएच का मान कम होने से जो ग्लूकोज बना था द्वार कोशिकाओं में, वो ऊर्जा का उपभोग करके किस में बदल जाता है? वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलने के कारण पीएच का मान और कम हो गया, और वापस वो अविलय फॉर्म स्टार्च या मंड में बदल जाता है, और अविलय होने से वही क्रिया होगी, अविलय होने से ओपी का मान कम हो जाएगा, डीपीडी का मान कम हो जाएगा, और बाह्य परासरण की क्रिया होगी और रंध्र बंद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो है रंध्र गति की मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म पढ़ ली हैं, 2 परिकल्पनाएं पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd परिकल्पना और बिंदु स्त्रावे, रस स्त्रावे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे।